नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने जो कल पढ़ाया था वो ऐतिहासिक काल पढ़ाया था और आज जो होगा वो आदिऐतिहासिक काल होगा, है ना। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड होगा आज। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जब हमने क्या किया था कि लिखना प्रारंभ कर लिया था इंसान ने, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसका जैसे उदाहरण के लिए बोलूं मैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कहाँ है ये पंजाब के पाक क्षेत्र में है, ठीक है। तो साथियों, आप ये ध्यान रखना कि उस जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कई हमारे उत्तराखंड में भी है ऐसे लेख अभी तक, जो हमने क्या किया है उस पर लिखा गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे? आदिऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, है ना। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से मैं बनाऊंगा ना उस तरीके से आप लोग भी बनाना। तो लिखेंगे कि आदि ऐतिहासिक, यानी कि आद ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल का प्रमुख प्रमुख स्रोत, ठीक है, यानी कि स्रोत, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल का जो आपका प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड है, इसका आपका प्रमुख स्रोत क्या है, यानी मुख्य स्रोत क्या है इसका। तो मुख्य स्रोत लिखेंगे सर जी, इसका जो आपका मुख्य स्रोत है वो है आपका, क्या है इसका मुख्य स्रोत? पौराणिक। यानी कि इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पौराणिक होता है, यानी कि पौराणिक, ठीक है। पौराणिक। अब पौराणिक क्या होता है? पौराणिक जो आपका ग्रंथ लिख देंगे, ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, ठीक है। पौराणिक ग्रंथ का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, पौराणिक ग्रंथ का मतलब होता है जो आपने पुरानी चीजें लिखी गई, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या कुछ पुराने जो ग्रंथ हैं, वो क्या है? आदि ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत यानी पौराणिक ग्रंथ है। ध्यान रखना साथियों, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिला वो किस में मिला है? ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट वाली बात है कि जो आपका उत्तराखंड है, यानी कि उत्तराखंड का उल्लेख, उल्लेख, तो उत्तराखंड का अगर मैं उल्लेख की बात करूंगा साथियों, तो ऋग्वेद में मिला, ठीक है। किसमें मिला है? तो बोलेंगे सर जी ऋग्वेद में मिला है, यानी कि ऋग ऋग ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। ऋग्वेद वही वेद है। अब ऋग्वेद क्या होता है कि हिंदू सनातन धर्म का जो सबसे पुराना जिसमें चर्चा है वो ऋग्वेद में है, ठीक है। सबसे पुराना वेद भी हमारे किस माना गया? ऋग्वेद में माना गया है, ठीक है। और वेदों के साथियों याद रखना, कोई जो नहीं बोलते कि इसके वो कौन है, जनक कौन है, किसने लिखे, तो ये अपुरुष से माना गया है। क्यों माना गया है? क्यों? अलग अलग ऋषियों द्वारा इसकी क्या की गई थी? चर्चाएं संकलित की गई थी, लिखा गया था उनके बारे में, ठीक है, वेदों के बारे में। हाँ, वेदों के कुछ उपवेद होते हैं और उपवेद जो होते हैं उनके कुछ लेखक रहे हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसके उपवेद कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद किसने? धन्वंतरि ने, ठीक है। और इसके याद रखें, ऋग्वेद के आपके कौन से मंडल में? नौवें मंडल में सोम को समर्पित है। और आपका जो तीसरा मंडल है वो आपको ध्यान रखना, जैसे गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र के लिए भी इसमें है तीसरा मंडल। और इसमें 10 मंडल है और 128 इसमें क्या है? सूक्त है। और 1579 इसमें क्या है? तो बोलेंगे सर ये मंत्र हैं, ठीक है। और 10,600 लगभग इसमें क्या है? तो बोलेंगे सर जी 10,600 इसमें क्या है? छंदों की संख्या है। अब अगली जो मैं बात करूं, इसका जो काल माना गया है, कितना ईसा पूर्व माना गया? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इसमें जैसे देवता होते हैं आपके, कौन कौन से देवता होते हैं? जैसे आप बोलेंगे इंद्र देवता होता है आपका, या आप बोलेंगे अग्नि देवता होता है, सूर्य देवता होता है, वरुण देवता होता है। और इसका जो मुख्य चर्चा हुई वो किस काल में हुई? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द में हुई है। साथियों लगे हाथ इस चीज को भी आप लिख देना है या रख देना। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब जीएस पढ़ाऊंगा तो उसके अंतर्गत आपके भेद आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपने प्यारे उत्तराखंड को इसमें ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है वो चीज आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो बोला गया है देवभूमि बोला गया है, क्या बोला गया? या मनुष्यों की पूर्ण भूमि बोला गया है। तो बोलेंगे उत्तराखंड के लिए, यानी कि यूके के लिए,
यूके के लिए, यूके के लिए क्या बोला गया है, तो यूके के लिए बोला गया है आपका, क्या बोला गया है, यानी कि देवभूमि, देवभूमि, ठीक है, या फिर मनुष्यों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों की पूर्ण, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, इतना लिखना, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों पूर्ण भूमि, देवभूमि मनुष्यों की, मनुष्यों की देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि की है, ठीक है, मनुष्यों की लिखना है, ठीक है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि बोला जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि 71वें ब्रह्मांड में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया, तो उत्तर का कुरु बोला गया, जबकि आपके दक्षिण, जो आपका दक्षिण है, तो दक्षिण 71वें ब्रह्मांड में उत्तराखंड के लिए क्या बोलेगा, उत्तर का कुरु बोला गया, जबकि दक्षिण कुरु किसके लिए बोला गया है, तो आप लिखेंगे सर जी मेरठ के लिए बोला गया है, मेरठ हस्तिनापुर के, लिख देना इसको, इंपॉर्टेंट है ना, कि 71वें ब्रह्मांड में, यानी कि यहां से लिखना कि एतरे ब्रह्मांड में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है, यूके के लिए, ठीक है, तो क्या बोला गया है, उत्तर का पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व, और दक्षिण के लिए, और दक्षिण यानी कि दक्षिण बोलना आप, दक्षिण पूर्व किसके लिए बोला गया है, लेकिन साथियों दक्षिण का पूर्व बोला गया है आपका, वो बोला गया है आपका मेरठ, मेरठ की हस्तिना के लिए, हस्तिना के लिए, ठीक है, यानी कि मेरठ की हस्तिना के लिए। अच्छा, ये चीज भी आप, कौस्तुकी ब्रह्मांड में वाक देवी का निवासी स्थान कहाँ है, तो आप बोला सर जी कौस्तुकी ब्रह्मांड में जो आप वाक देवी का निवासी स्थान है वो बद्रिकाश्रम में है, ठीक है, कौस्तुकी ब्रह्मांड में, याद रखना, कौस्तुकी कौस्तुकी ब्रह्मांड में वाक देवी का निवास स्थान, ठीक है, तो कौस्तुकी ब्रह्मांड में वाक देवी का निवास स्थान कहाँ है, तो आप बोलेंगे बद्रिकाश्रम में था, ठीक है, बद्रिकाश्रम, यानी कि बद्री का आश्रम, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना कि कौन सा है, कौस्तुकी ब्रह्मांड में वाग देवी का निवास स्थान कौन सा है, तो बद्रिका आश्रम में, ठीक है, और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिला है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप कि स्कंद पुराण, ठीक है, कि क्या बोलेंगे, स्कंद पुराण, पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन, कौन कौन से 5 हिमालय खंड थे, उस चीज को जरा ध्यान से लिखना, बोलेंगे स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है, कौन कौन से थे आपके, जैसे पहला था आपका कौन सा, 5 हिमालय खंडों का वर्णन, जैसे पहला नेपाल हो जाता है आपका, कौन सा, नेपाल, नेपाल हो जाता है, दूसरा आपका, यहीं पे लिख देता हूं मैं, दूसरा आपका मानस खंड, मानस खंड, ठीक है, और तीसरा, दूसरा और तीसरा किसको बोला गया है आपका, केदार खंड, केदार खंड, चौथा किसको बोला गया है, चौथा बोला गया आपका, चौथा बोला गया आपका केदारखंड, मानस खंड, जलंधर, जलंधर, ठीक है, और 5वां किसको बोला गया आपका, कश्मीर, ये थे, ठीक है, तो नेपाल, ये स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है, ये आता है कि स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, तो 5, कौन कौन से थे, नेपाल थे, और आपका केदार खंड था, मानस खंड था, जलंधर था, कश्मीर था, आएगा पेपर में, इस चीज को भी आप लिख देना, क्योंकि ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ मैं कि जैसे आपकी केदारखंड की बात करूं मैं, यानी कि गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, केदारखंड गढ़वाली के लिए बोलते हैं कि केदारखंड में माया क्षेत्र से लेकर के और आपके हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आप लेंगे सर जी केदारखंड बोला जाता है, लिखिए यहाँ पे, इधर से बना रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना, पहला पॉइंट कि केदारखंड के
माया क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। केदारखंड से माया क्षेत्र से लेकर, माया क्षेत्र से लेकर के और आपके हिमालय तक के, यानी कि हिमालय तक के विस्तृत, विस्तृत क्या जाएगा, विस्तृत क्षेत्र को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर जी इसको बोला जाता है आपका केदारखंड, जो कि गढ़वाल के लिए हो जाता है। किसको बोला जाता है, केदारखंड, केदारखंड। साथियों केदारखंड गढ़वाली के लिए बोला जाता है, मानसखंड कुमाऊं के लिए बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अच्छा, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो केदारखंड के लिए बोला गया है। अब देखो नंदा देवी की हाइट कितनी है, 781 है, ठीक है। और दूसरी बात, नंदा देवी पर्वत से लेकर के आपके कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या बोला गया है, मानसखंड। लिख देंगे कि नंदा देवी पर्वत से लेकर आपके कालगिरी तक के क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र को, विस्तृत क्षेत्र को क्या बोला गया है, तो बोलेंगे सर जी मानसखंड, मानसखंड, ठीक है, ये मानसखंड है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यानी कि मानसखंड एक होता है आपका केदारखंड, दो चीजें हैं। तो मानसखंड का मतलब होता है, और एक होता है गंगा द्वार, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, परसों में बताया था, गंगा द्वार, ठीक है, गंगा द्वार। परसों मैंने आपको बोला था, बताया था कि गंगा द्वार किसे कहते हैं, कि जब हिमालय से नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है गौमुख से, उत्तरकाशी से, तो आपकी जब ये हरिद्वार में पहुंचते हैं तो वहां से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, पहाड़ी एरिया से, ठीक है। और आगे देखना इस चीज को है, मानसखंड किसको बोला जाता है, तो मानसखंड बोला जाता है कुमाऊं, यानी कि कुमाऊं, ठीक है। और केदारखंड आपके गढ़वाल। साथियों इस चीज को लिखना, और ये बोला जाता है आपका हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार के लिए और क्या बोला था मैंने, कि मायानगरी भी बोला था, है ना। और दूसरा क्या बोला था, इसको कपिला भी बोला था मैंने हरिद्वार के लिए, ठीक है, रखिए याद, इस चीज को भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन अगला बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे साथियों मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त जो क्षेत्र है आपका, इकट्ठा मिला के बनता है, वो बनता है आपका, 4-5 नाम लिखूंगा, जैसे आप बोलेंगे क्या बोलते हैं, तो सर जी इसके लिए बोलते हैं आपका ब्रह्मपुर बोलते हैं, या खसदे से बोलते हैं, इलोवर तो बोलते हैं, और आपका एक और आ जाएगा उत्तराखंड, यानी कि ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर हो जाता है। दूसरा आपका इलोवर तो हो जाता है। तीसरा हो जाता है आपका कौन सा, ब्रह्मपुर हो जाता है आपका, इलोवर तो हो जाता है आपका, और आपका खसदेश हो जाते हैं, खसदेश हो जाता है, ठीक है, खसदेश बोलते थे, और एक बोलते उत्तरखंड, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मानसखंड और केदारखंड के जो संयुक्त क्षेत्र होता है उसके लिए क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, नोट्स आप ना इसी तरीके से बनाना कि ये चीज क्या होती थी, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का क्या बनेगा, नोट्स बनेगा। अच्छा, बौद्ध साहित्य की पौली भाषा में उत्तराखंड के लिए क्या बोला जाता था, इसमें भी यूज होता था, है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे कि बौद्ध साहित्य की, बौद्ध साहित्य की जो पौली भाषा है, वैदिक काल से जिसका वो हुआ था, ठीक है, बौद्ध साहित्य की पौली भाषा में उत्तराखंड के लिए क्या बोला
बोला था। तो बौद्ध साहित्य की पौली भाषा में आपके उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है? तो बोलेंगे सर जी, बौद्ध साहित्य की पौली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए बोला जाता है आपका हिमवंत। हिमवंत शब्द का प्रयोग। ठीक है साथियों, इसको भी आप क्या करना, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात है कि आर्य लोगों ने जो आर्य लोग होते थे, आर्यों में जो आपके आर्य लोग थे वो 5 भागों में विभक्त होते थे। किसने लोग? ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग कितने? 5 भागों में विभक्त होते थे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इनकी ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग 5 भागों में विभक्त होते थे। तो ऋग्वेद लिखना, ठीक है। ऋग्वेद में जो आपके आर्य लोग हैं वो आपके 5 भागों में कहते विभक्त थे। कौन कौन से 5 भाग हैं आपके? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो 5 भाग, जैसे आपका क्या बोलेंगे सर जी, जो आपका होता है तिरसु होता है, पुरु होता है, अनु होता है, युद्ध होता है, त्रिवत्सु होता है। लिख देंगे। जैसे यहाँ के पहले क्या बोलेंगे, यानी कि त्रितस्सु, ठीक है, पुरु, अनु, युद्ध और त्रिवत्सु। ठीक है। तो अब इसमें उत्तराखंड के लिए क्या यूज किया गया है? बोलेंगे सर जी, इसमें उत्तराखंड के लिए आपके प्यारे उत्तराखंड के लिए, यानी कि उत्तराखंड के लिए क्या बोलेंगे? उत्तराखंड के लिए बोला जाता है आपका त्रिवत्सु, यानी कि ये याद रखना है, त्रितस्सु बोला जाता है, ठीक है, त्रितस्सु। ठीक है, इनमें से आएगा कि उत्तराखंड के लिए जब ऋग्वेद में आर्य लोगों ने 5 भागों में विभक्त होते थे, तो इसमें से ये नाम दे देंगे आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 में से किसी एक नाम को बोलेंगे कि इसमें कौन सा नाम जो होता है जो उत्तराखंड के आर्य भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग भी क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि रघुवंश महाकाव्य में जो आपका रघुवंश होता था, तो रघुवंश के महाकाव्य यहीं पे लिख दूं मैं, ठीक है। रघु, याद रखने वाली बात है कि ये चीजें पेपरों में आती है, ठीक है ना। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गढ़वाल हिमालय के लिए क्या बोला गया है? तो बोलेंगे सर जी, इसमें गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया के लिए क्या बोला गया है? गौरी गुरु शब्द, गौरी गुरु शब्द। साथियों, आप इसी तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपने नोट्स को बनाएंगे और इसी तरीके से आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट अपने दिमाग में इस चीज को आप फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, इतना तो हो गया, अब बात आती है, मैं डायरेक्ट जो बात करूंगा वो करूंगा गढ़वाल क्षेत्र की, है ना। तो गढ़वाल क्षेत्र की बात करता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र की बात क्या मैं इसमें कर दूं इतने से टिप्पणी में, ठीक है। यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र की बात कर देता हूँ मैं, ठीक है साथियों। गढ़वाल क्षेत्र में देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का जो है वो प्राचीन नाम क्या था? तो बोलेंगे सर जी, जो गढ़वाल क्षेत्र का आपका प्राचीन नाम रहा होगा वो कुछ ना कुछ रहा होगा। बोलेंगे बिल्कुल रहा होगा। तो क्या रहा होगा वो चीज, है ना। तो उस चीज को भी हम क्या करेंगे, इस चीज को भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम रहा उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखेंगे गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल। ये तो मैं इसको ना नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, पर कोई नहीं, यहीं पे लिख देंगे गढ़वाल क्षेत्र। यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बोलेंगे इसका प्राचीन नाम, देखिए साथियों, इसका प्राचीन नाम था, बोलेंगे इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था आपका? बोलेंगे कि इसका प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम था, तपोभूमि था, या फिर केदारखंड था, ठीक है। बद्रिकाश्रम, यानी कि बद्रिकाश्रम
आश्रम, दूसरा तपो भूमि, ठीक है। तीसरा था आपका तपोभूमि और तीसरा था केदारखंड, यानी कि केदारखंड, ठीक है साथियों। इस चीज को भी आप ही ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या बताया गया है, तो क्या बताया गया है, बद्रिकाश्रम बताया गया, तपोभूमि बताया गया और केदारखंड बताया गया है, ठीक है। और जो केदारखंड और मानसखंड के जो आपके क्या होते थे, केदारखंड और मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र होता है, वहां के जो सीमा का विभाजन होता था वो कहां से होता था, यानी कि सीमाओं का विभाजन, यानी कि केदारखंड, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यानी कि केदार खंड और मानस खंड की सीमाओं का विभाजन कहां से होता था, तो बोलेंगे सर जी ये होता था जो इनका विभाजन हो बदान क्षेत्र के नंदा देवी पर्वत से होता था। कहां से होता था, तो बदान क्षेत्र के नंदा देवी पर्वत, यानी कि बदान क्षेत्र, तो बदान क्षेत्र के नंदा देवी पर्वत से होता था, ठीक है। बदान क्षेत्र यानी कि केदारखंड और मानसखंड की जो आपकी सीमाएं हैं उनका विभाजन कहां से होता था, तो बदान क्षेत्र के नंदा देवी पर्वत से होता था साथियों, ठीक है। रह हाथ, इस चीज को भी आप रख देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों इस चीज को आप भी ध्यान से रखना है ना। तो अब मुझे ये चीज इरेज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र थोड़ा लंबा सा है अपना प्यारा गढ़वाल, तो मैं ना यहाँ से इसको पूरा ही इरेज करना पड़ेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हैं साथियों, है ना, अगर स्क्रीनशॉट तो ठीक है। अब बात करता हूं मैं गढ़वाल क्षेत्र के आगे की बात करता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखिए साथियों, आपको एक चीज बताता हूं मैं, जो अपना प्यारा केदारखंड था, तो अपना जो गढ़वाल था वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि क्राइटेरिया का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे मैं इस बोर्ड का क्या करूंगा, टोटल एरियाज निकालूंगा, तो वो क्षेत्रफल होता है आपका। यानी मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये उत्तराखंड का है। जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपका, बोलेंगे चमोली है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा अपना उत्तरकाशी में, ठीक है। उसके बाद आपका पिथौरागढ़ वगैरह वगैरह आ जाते हैं, तो उसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात मैं बात करूंगा कि अच्छा इसका क्षेत्रफल की बात कर रहा था मैं। देखो जो आपका केदारखंड है वो गंगा द्वार से लेकर के और आपके तमसा यानी कि काली नदी के, और वहां से आपके बोले तो पश्चिमी तरफ कौन सी नदी है, टॉस नदी से लेकर के बौद्धांचल श्रेणी से लेकर के आपके नंदा देवी 781 जिसकी हाइट है नंदा देवी तक पर्वत तक की, ठीक है। इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो अगला वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिखना पड़ेगा इस चीज को, केदारखंड, यानी केदारखंड, ठीक है, केदारखंड, ठीक है, केदारखंड से केदारखंड से गंगा द्वार, यानी कि गंगा द्वार, केदारखंड से लेकर के आपके गंगा द्वार, और गंगा द्वार से क्या बोलेंगे, तमसा, ठीक है, तमसा से लेकर के, और आपके कहां बोलेंगे, तमसा से लेकर के आपके टॉन्स और बौद्धांचल, यानी बौद्धांचल, ठीक है, बौद्धांचल से लेकर के और आपके कहां पे बोलेंगे, नंदा देवी पर्वत तक, नंदा देवी चमोली में पड़ते, ठीक है, नंदा देवी पर्वत तक फैला है। क्या फैला है, केदारखंड, क्योंकि केदारखंड।
लगे हाथ इस चीज को भी आप रख देना। अच्छा, उसके बाद जो बात आती है कि गढ़वाल क्षेत्र माना जाता है कि जो आपका 37वां राजा कौन हुआ करता था गढ़वाल का, तो अजय पाल हुआ करता था। ठीक है, अब माना जाता है कि अजय पाल ने जो है 52 गढ़ों को जीता था, तब जाके इसका नाम क्या पड़ा था, तो गढ़वाल क्षेत्र पड़ा था। और लेकिन उसके बाद एक हरिदत्त भट्ट सैलेस आते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे नहीं होते थे, तो गड्ढों से क्या किया, यहाँ की उत्पत्ति की, तो गड्ढों से लेकर के यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र का नाम दिया था। तो इस चीज को भी लिख देंगे, है ना, दोनों पॉइंट कि अजय पाल गढ़वाल राजा, है ना, कि गढ़वाल गढ़वाल राजा, ठीक है, अजय पाल गढ़वाल का राजा ने 52 गढ़ों 52 गढ़ों को जीता था, तब से क्या पड़ा, गढ़वाल नाम पड़ा, गढ़वाल नाम पड़ा। ठीक है, लेकिन हरिदत्त भट्ट सैलेस कब लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि हरिदत्त भट्ट सैलेस, हरिदत्त भट्ट सैलेस ने, तो हरिदत्त जो भट्ट सैलेस था उसने यहाँ पे क्या किया, छोटे छोटे गड्ढों के, छोटे छोटे गड्ढों, ठीक है, गड्ढों लिखना, छोटे छोटे गड्ढों से की उत्पत्ति की, छोटे छोटे गड्ढों की क्या की, उत्पत्ति की, तब से इसका नाम क्या पड़ा, तब से बोलते कि कोई क्या पड़ा इसका नाम, तो बोलेंगे सर जी तब से इसका नाम क्या पड़ा था, गढ़वाल पड़ा था। क्या पड़ा था, गढ़वाल। इस चीज को भी आप याद रखना चाहते कि ये माना जाता है कि इन्होंने यहाँ की क्या की है, 52 गढ़ों को जीता था किसने, अजय पाल ने, तब से इसका नाम गढ़वाल पड़ा, और छोटे छोटे गड्ढों से की थी, तो इसका नाम क्या पड़ा, गड्ढों से। वो अरे ये हरिदत्त भट्ट ने छोटे छोटे गड्ढों से यहाँ की उत्पत्ति की होगी, आया होगा, है ना, तो छोटे छोटे गड्ढे देखे होंगे, तो उसने कहा कि यहाँ पे ये चीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज ध्यान रखेंगे साथियों, अगली चीज क्या ध्यान रखेंगे आप, कि गढ़वाल क्षेत्र में राजा कुबेर हुआ करता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती, अलकापुरी। यहाँ पे लिखेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में, इससे लिख देता हूं मैं, है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गढ़वाल क्षेत्र में जो गढ़वाल क्षेत्र में राजा कुबेर की राजधानी, है ना, ये मिट रहा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, राजा कुबेर की राजधानी, यानी कि राजा राजा कुबेर की राजधानी, ठीक है, राजधानी थी, डायरेक्ट थी लिखना, और यहाँ मनुष्यों के राजा मनु का स्थान हुआ करता था। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बद्रीनाथ के पास जो है कुछ गुफाएं पड़ती हैं, कौन कौन सी गुफाएं पड़ती हैं, उस चीज को भी आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे, यानी कि बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास कुछ गुफाएं, यानी कि गुफाएं, 5 गुफाएं लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, गुफाएं थी। तो कौन कौन सी थी वो गुफाएं, यानी कि आप बोलेंगे जो गुफाएं थी सर, गणेश गुफा थी, दूसरी कौन थी आपकी, नारद गुफा थी, तीसरी आपकी मुचकंद गुफा थी, चौथी आपकी स्कंद गुफा थी, और एक आप पांचवी आपकी व्यास गुफा थी। तो कितनी थी, 5 गुफाएं, यानी कि 5 गुफाएं। कौन कौन सी थी वो 5 गुफाएं, बोलेंगे सर जी जो 5 गुफाएं थी वो आप किस प्रकार की, सबसे पहले गणेश गुफा, ठीक है, और दूसरी कौन थी आपकी, गणेश गुफा थी, और नारद गुफा थी, तीसरी थी आपकी यानी मुचकंद गुफा, तो
मुचकुंद भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ठीक है। चौथा था आपका कौन सा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, व्यास गुफा, ठीक है। यानी कि गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, और एक गुफा आपकी और बची थी, वो गुफा कौन सी थी आपकी, गणेश गुफा, नारद गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा, ठीक है। और स्कंद गुफा लास्ट आपकी पांचवी कौन सी, स्कंद गुफा, यानी कि स्कंद गुफा। साथियों लगे हाथ इसको भी याद रखना। अच्छा, एक चीज पता है कि टिहरी गढ़वाल के जो क्षेत्र है, हिमाण नामक पट्टी में बिसोन नामक पर्वत, और बिसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, इसको भी लिख देना आप। टिहरी गढ़वाल की टिहरी गढ़वाल हिमाण पट्टी, टिहरी गढ़वाल की हिमाण पट्टी पर एक विसोन नामक पर्वत है, तो विसोन नामक पर्वत है, जहां पर क्या है आपके, यहाँ पे कुछ लिखेंगे क्या है कि वशिष्ठ आश्रम, क्या लिखेंगे, वशिष्ठ आश्रम, इससे लिखेंगे, ठीक है। वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड, यानी कि वशिष्ठ है, ठीक है, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, दूसरा आपका, दूसरा यहाँ लिखता हूं मैं, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा, अरे क्या आपका वशिष्ठ गुफा। लगे हाथ साथियों, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी कि टिहरी गढ़वाल की हिमाण पट्टी पर स्थित विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा स्थित है, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बड़े इम्तिहान के साथ समझेंगे, ठीक है साथियों, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि देवप्रयाग में स्थित, और देवप्रयाग में भगवान राम ने क्या की थी, तपस्या की थी, और आपके तपोवन में किसने की थी, तो लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इस चीज को, क्योंकि ये पूरा भर गया है, आप भी ऐसे समझेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तब फिर समझाएंगे। यानी कि देवप्रयाग में भगवान राम ने तपस्या की थी। अभी मत बोलना साथियों कि देवप्रयाग कहाँ है, देवप्रयाग टिहरी में है, जहाँ पे आपका गंगा और सतोपन से निकलने वाली आपकी कौन सी बताई थी मैंने, अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में। किसने तपस्या की थी, भगवान राम ने तपस्या की थी, ठीक है। और तपोवन में किसने की थी, तो तपोवन में किसने तपस्या की थी, मैं तपस्या पूरी लिख देता हूँ मैं, तपस्या किसने की थी, तो यहाँ पे जो तपस्या की थी आपकी, तपस्या किसने की थी, तो लक्ष्मण ने, ठीक है, लक्ष्मण भगवान ने, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रख लेना है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आएगा आपके कि महाभारत के वन पर्व में आपके केदारनाथ के लिए क्या बोला गया है, तो भूंगरतुंग बोला गया है, ठीक है। अगला टॉपिक यानी कि महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए क्या बोला गया है, तो बोलेंगे सर जी केदारनाथ के लिए क्या बोला जाता है, तो भूंगरतुंग बोला गया है। यानी कि याद रखिएगा, मोस्ट है भूंगरतुंग, ठीक है, भूंगरतुंग बोला गया है। और गढ़वाल के लिए यानी कि वही लिखेंगे कि महाभारत में गढ़वाल के लिए क्या बोला गया है, महाभारत में जो होता है, महाभारत में भी गढ़वाल के लिए कुछ ना कुछ बोला गया होगा, तो महाभारत में गढ़वाल के लिए क्या बोला, पुलिंद या कुड़िंद, तो पुलिंद, पब्लिक में लिख देंगे कुड़िंद, और कुड़िंद वंश के संस्थापक कौन है, अमोघदूती है, जिसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, यानी कि अगले जो आएगा ऐतिहासिक काल है, अगला जो आएगा लास्ट टॉपिक है ऐतिहासिक काल, उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। कुड़िंद वंश आ जाएगा, कत्तूरी वंश आ जाएगा, तो उसमें पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, या फिर किरातों के अधिपत्य माना गया, यानी कि दूसरा है यहाँ से यहीं पे नीचे लिख देता हूँ मैं ना,
नीचे लिख देता हूँ, यानी कि किरातों के अधिपत्य। पहले ये बोला गया है, दूसरा क्या बोला गया है आपका, यानी कि किरातों के अधिपत्य, आधिपत्य माना गया है इसको। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना साथियों, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, आप ये चीज दोस्तों आप याद रखना। अच्छा, महाभारत में जो सुबहू की राजधानी हुआ करती थी वो श्रीनगर में हुआ करती थी, और किसकी ओर से युद्ध करते थे, तो बोलेंगे सर जी ये युद्ध करते थे आपके पांडवों की ओर से। तो महाभारत में सुबहू की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, लिखेंगे कि महाभारत में जो आपके सुबहू की राजधानी, महाभारत में आपकी सुबह की राजधानी, तो सुबह की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, बोलेंगे साथियों जो सुबह की राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी, यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर 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 में किसकी ओर से युद्ध करते थे, तो महाभारत में, यानी यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि महाभारत में ये जो है युद्ध, युद्ध किसकी ओर, पांडवों की ओर से, यानी कि पांडवों की ओर से। ठीक है, महाभारत में ये किसकी ओर से युद्ध करते थे, तो बोलेंगे सर जी ये जो युद्ध करते थे आपके ये पांडवों की ओर से युद्ध करते थे। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना। अब मुझे थोड़ा सा इरेज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चीजें आएंगी नहीं, है ना, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। साथियों इस चीज को आप लोग बड़े प्यार से समझना और बड़े इम्तिहान के साथ समझना, क्योंकि साथियों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ठीक है साथियों, तो ये चीज आप याद रखना, है ना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो रखेंगे हम कि अच्छा, महाभारत में श्रीनगर को क्या बोला जाता था, तो महाभारत में श्रीनगर को सुबहपुर या श्री क्षेत्र कहा जाता था। यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसी का है ये। ठीक है, इसी का पॉइंट है, मैं वीडियो पे फिर से बता रहा हूँ, ये इसी का ही है। तो याद रखना कि महाभारत में, महाभारत में श्रीनगर को, श्रीनगर को क्या बोला जाता था, सुबहाऊ या फिर श्री क्षेत्र, यानी कि श्री क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, श्री क्षेत्र कहा जाता था, सुबहपुर कहा जाता था। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन काल में गढ़वाल के दो क्या हुआ करते, क्षेत्र हुआ करते थे, कौन कौन से, यानी कि बद्रिका आश्रम और आपका कर्ण आश्रम। याद रखना ये दो क्या हुआ करते थे, यहाँ पे सिद्धपीठ हुआ करते थे, यानी कि प्राचीन काल में दो सिद्धपीठ, यानी कि कौन कौन से, बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम, और दूसरा है आपका कौन सा, कर्ण आश्रम। ठीक है, ये दो सिद्धपीठ हुआ करते थे आपके। और जो भंडा बोर्ड करने वाले हम, अच्छा, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए एक और चीज बोला गया है उसीनगर, यहीं पे डाल देता हूं मैं कि ऋग्वेद में इस चीज को मैं यहीं पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसको आप अपने कहीं भी लिख देना। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद है ये लिखा हुआ, ठीक है, ऋग्वेद में आपके यूके के लिए क्या बोला गया है, और यानी कि श्री क्षेत्र, सॉरी क्या बोला गया है, उसी नगर बोला गया है, यानी कि उसी नगर। लगे हाथ, इस चीज को इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, अपने नोट्स में कहीं एक जगह लिख लेना इसको। ठीक है, अच्छा, अब मैं भंडा बोर्ड करने वाला हूँ आपका कर्ण आश्रम का। देखिए साथियों, इस चीज को मैं थोड़ा इरेज करके चलूँ या यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यानी कि या तो फिर इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यानी कि बात करता हूँ मैं कर्ण आश्रम की। देखिए कर्ण आश्रम है कहाँ, ये चीज आप ध्यान रखना। देखिए साथियों, कर्ण आश्रम जो है ये कोट द्वार में है, कोट द्वार में है आपका, कहाँ पड़ता है, पौड़ी में है, तो पौड़ी के कोट द्वार लिखेंगे, यानी कि स्थित, स्थित कहाँ है, क्या, कर्ण आश्रम, यानी कि पौड़ी, पौड़ी, पौड़ी के, पौड़ी ऑब्लिक में लिख देता हूं मैं कोट द्वार। ठीक है, यानी कि कोट द्वार।
साथियों इस चीज को भी आप याद रखना, कोटद्वार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रसंग जो होते हैं उनका प्रेम जुड़ता है आपस में। किस किसका? तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम जुड़ता है। तो प्रेम किसका जुड़ता है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सीधे लिखता हूँ मैं, प्रेम यानी कि दुष्यंत प्लस शकुंतला, इनका प्रेम प्रसंग जुड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इनसे कौन उत्पन्न होता है? तो इनका एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या था? यहाँ पे लिख देंगे आपका, क्या लिखेंगे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है। कहा जाता है इसी के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? प्यारा भारत पड़ा। ये भी यहाँ पे चर्चाएं चलती है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? नदी भी आती है तो वो इंपॉर्टेंट है। किस नदी के तट पर है? तो बोलेंगे सर जी ये जो नदी है यहाँ पे, यानी कि नदी कौन सी है आपकी? तो बोलेंगे आपके जो नदी है आपकी वो मालिनी नदी के तट पर है। और मालिनी नदी कांड से निकलती है तो शिवालिक श्रेणियों से बहते हुए आपके जो कणासमता है कोटद्वार पोड़ में, कोटद्वार पोड़ से होते हुए आपके बिजनौर जिले से होकर के आपके गंगा में समा जाती है। इस चीज को याद रखना है। तो नदी कौन सी है आपकी? नदी है मालिनी नदी, यानी कि मालिनी मालिनी नदी है। ठीक है, मालिनी नदी है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना, मालिनी नदी के तट पर है। और यहाँ पे कालिदास, ठीक है, जो हुआ करते हैं यहाँ पे कर्णाश्रम में कालिदास हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे अभिज्ञानतम शकुंतलम की रचना भी की। ठीक है, यहाँ पे कौन हुआ करते थे? एक यानी कि कर्णाश्रम, कर्णाश्रम कर्णाश्रम में एक हुआ करते थे कालिदास, कालिदास कालिदास। और कालिदास ने किसकी रचना की थी? अभिज्ञानतम शकुंतलम की रचना की थी, यानी कि अभिज्ञानतम शकुंतलम की रचना की। ठीक है, अभिज्ञानतम शकुंतलम की रचना की। और वर्तमान में कहाँ है ये? तो चौका घाट में है। यहाँ पे लिख दूं वर्तमान काल में कहाँ है ये? तो चौका घाट में, यानी कि वर्तमान में कहाँ है ये? तो चौका घाट। क्या बोला जाता है? या फिर ये बोलेंगे कि वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? तो चौका घाट। चौका घाट में या कर्णाश्रम में मेला लगता है। ये कब लगता है? तो बसंत पंचमी के दिन लगता है। यहाँ पे एक मेला लगता है। ठीक है, मेला कब लगता है? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बसंत पंचमी के दिन, यानी कि ये आप इंपॉर्टेंट करना, बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है तो साथियों इस तरीके से मुझे ये रेस तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो मैं ये जब इसको कर देता हूँ। अब लास्ट जो है आपका कुमाऊं क्षेत्र के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे अपने गढ़वाल के बारे में बताया यार कि गढ़वाल क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र को कुछ न कुछ बोला गया होगा, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र क्या बोला गया था आपका? बद्रिकाश्रम बोला गया, तपोभूमि बोला गया था, केदार खंड बोला गया था। ये चीज आप याद रखना। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना साथियों। तो अब एक चीज है, अब आता है हमारा कुमाऊं क्षेत्र। बात करेंगे हम अपनी कुमाऊं क्षेत्र। जैसे आपने गढ़वाल क्षेत्र की बात की तो गढ़वाल की हिस्ट्री है, आप बड़ी अगर से लिखना है गढ़वाल की हिस्ट्री। तो अब कुमाऊं पर ये मत सोचना कि सर जी थ्योरेटिकल बहुत लंबे लंबे लिखाते, नहीं, हमें शॉर्ट नहीं चलना होता है। जब नोट्स बनते हैं ना तो प्रॉपर ही बनते हैं, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट पढ़ा दूंगा। हाँ जी, इसका प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम है, तपोभूमि है, कर्णभूमि है और केदार भूमि है। अच्छा, केदारखंड और मानसखंड संयुक्त क्षेत्र, केदार और मानस के संयुक्त क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो बदान क्षेत्र, नंदा देवी। ऐसे मैं भी शॉर्ट बना सकता हूँ। केदारखंड और गंगा द्वार टमसा से लेकर के ये सारे आपके प्रॉपर हैं दोस्तों। और हमको प्रॉपर ही नोट्स पढ़ना होता है, क्योंकि जो नया बच्चा आता है उसको प्रॉपर नोट्स की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, जैसे आपको मैराथन दूंगा उसमें तोड़ फोड़ में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बात करता हूँ मैं वो बात करता हूँ मैं कुमाऊं क्षेत्र की, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र की बात करता हूँ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, सबसे पहले लिखेंगे प्राचीन नाम क्या बोला जाता है? तो प्राचीन नाम को मानसखंड और दूसरा बोला जाता था आपका, दूसरा क्या बोला जाएगा सर जी? मानसखंड। और दूसरा जो आप बोले कुर्मांचल, यानी कि कुर्मांचल,
ये बोला गया था इसको, ठीक है। अब याद रखने वाली बात ये है कि कुर्मांचल किस में यूज हुआ, यानी कि कुर्मांचल, यानी कि कुर्मांचल, ये जो कुर्मांचल है ये किस में बोला गया था, तो आप बोलेंगे कल्याण चंद, यही लिख देता हूं मैं पहले, यानी कि कल्याण चंद का चंपावत। अब बताओ इसमें थ्योरी क्या है, इसमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, चंपावत में ये क्या था, मंदिर था, मंदिर, वहां पे एक शिलालेख थी, यानी कि वहां पे क्या थी, एक शिला, मंदिर के शिला लेख में, ठीक है। यहाँ पे मिलता है इसका वर्णन, यानी कि कुर्मांचल कहाँ बोला गया है और कुर्मागिरी कहाँ बोला गया है। तो एक हुआ करते थे रुद्रचंद हुआ करते थे अपने, ठीक है, शायद 35वें राजा हुआ करते थे चंद्रवंश के। तो रुद्रचंद जो हुआ करते थे वो आपके अकबर के समकालीन हुआ करते थे, मुगल शासक अकबर के समकालीन। अब मुगल शासक जो अकबर था उसका 1942 में, जैसे सॉरी 1542 में उसका जन्म हुआ था। तो जब 1542 में इसका जन्म हुआ था, इसका 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल चल के इसका मुगल शासक अकबर का चलता है। ध्यान रखने वाली बात ये, वहीं पे हमारा रुद्रचंद आ जाता है जो 1565 से लेकर 1597 तक इसका कार्यकाल चलता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे इसने समस्त जनता के लिए पूरी 15 विश्व का, इसने कुछ ब्राह्मणों के नीचे कुछ मंडलियां बनाई, जैसे पितलीय, तिथानी हो गया और हिलिये, ये कुछ मंडलियां बनाई थी। खैर उसको मैं वहां पढ़ाऊंगा। इसकी जो रचनाएं हुआ करती थी, ये एक रचना नील थी इसका, जैसे ययति चरित्रम होता है, उषागोद्या होता है, त्रिवेणिक शास्त्र होता है और पक्षाखेट होता है ना। पक्षाखेट के लिए बोला गया सैनिक शास्त्र में, इसको सैनिक शास्त्र के लिए यूज इसमें आता है पक्षाखेट के लिए। तो ये मैं वहां पढ़ूंगा जब रुद्रचंद पे आऊंगा, यानी चंद्रवंश पे आऊंगा, ठीक है साथियों। तो अच्छा मैं बात कर रहा हूँ कि रुद्रचंद के उषागोद्य में, यानी कि रुद्र चंद की उषागोद्य में, रुद्रचंद की रचना है, ठीक है, उषागोद्य में, यानी कि रुद्रचंद की उषागोद्य, ठीक है, उषागोद्य में कुर्मगिरी का प्रयोग किया गया, यानी कि कुर्मगिरी बोला गया है। तो यास्त्री के डायरेक्टली कुर्मगिरी बोला गया, यानी कि बोला गया, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखना है। तो कुर्मांचल कहाँ बोला गया है, कुर्मगिरी कहाँ बोला गया है, इस चीज को भी आप लगे हाथ, तो इस चीज को भी आप याद रखना। अच्छा कुमाऊं कहाँ बोला गया है, फिर बात ये भी तो है कि कुमाऊं कहाँ बोला गया है। तो कुमाऊं जो बोला जाता है विक्रमचंद के देशरदेव ताम्रपत्र में बोला गया, यानी कि विक्रमचंद के देशरदेव ताम्रपत्र में बोला, कहाँ बोला गया, विक्रमचंद, यानी कि विक्रमचंद, यानी कि विक्रमचंद के देशरदेव ताम्रपत्र में बोला गया, विक्रमचंद के देशरदेव ताम्रपत्र में, ठीक है, विक्रमचंद के देशरदेव ताम्रपत्र में बोला गया साथियों। इस चीज को भी आप याद रखना है। अच्छा जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका वो आएगा ब्रह्म पुराण, क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा और वायु में, इसके लिए क्या बोला गया है, यानी कि ब्रह्म पुराण और में कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है। तो आप बोलेंगे साथियों ब्रह्म पुराण में इसके लिए किरात, किन्नर, यज्ञ, नाग, ठीक है, ब्रह्म पुराण में, यानी कि ब्रह्म पुराण में, ठीक है, ब्रह्म पुराण में कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है, कुमाऊं के लिए। तो ब्रह्म पुराण में आपके कुमाऊं के लिए क्या बोला था मैंने, तो ब्रह्म पुराण में कुमाऊं के लिए बोला था किरात, यानी कि किरात, इसी की लिखता हूं, किरात, किन्नर, गंधर्व, हाँ गंधर्व बोला जाता है, और यज्ञ, अच्छा यज्ञ बोला जाता है, और आपका ये को बोला जाता है नाग, ठीक है। लगे हाथ, इस चीज को भी आप याद रखना क्योंकि ये भी पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या बोला गया है, ठीक है साथियों। इस चीज को भी आप याद रखना है। और स्कंद पुराण में कुमाऊं, जो स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए ध्यान रखना, इसको मैं मिटा ही देता हूं। स्कंद पुराण, यानी कि स्कंद पुराण में कुमाऊं का आरंभ
कहाँ से माना गया है, यानी कि जन्मेजय और यानी कि जन्मेजय और सूत पुराण के बीच के संबंध से। क्या लिखेंगे, जन्मेजय यानी कि जन्मेजय और सूत पौराणिक के बीच का संबंध से। ठीक है, यहां से माना गया साथियों इस चीज को भी आप लगे हाथ, तो इस चीज को भी आप याद रखना। अब मैं थोड़ा सा इरेज करके चलता हूँ यहाँ से, ठीक है, या तो कोटद्वार को या फिर इधर ही से कर लेता हूँ इसको, है ना। तो साथियों इस चीज को भी आप याद रखना। पुरुषोत्तम बोध गया में कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है, तो पुरुषोत्तम बोध गया में कुमाऊं के लिए क्या बोला गया है, कमादेश बोला गया है, यानी कि पुरुषोत्तम, याद रखना, पुरुषोत्तम बोध गया में कुमाऊं के लिए। तो पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम बोध गया में कुमाऊं के लिए बोला गया है, वो बोला गया आपका कामादेश। ठीक है, क्या बोला गया है, कामादेश, यानी कि कामादेश। ठीक है साथियों, तो यानी कि पुरुषोत्तम बोध गया में कुमाऊं क्षेत्र के लिए आपका कामादेश बोला गया है। याद रखने वाली बात ये है। अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि आप इस चीज को याद रखेंगे कि आपके जो कुछ नाग मंदिर मिलते हैं यहाँ पे। कौन कौन से मिलते हैं, कुमाऊं में, यानी कि कुमाऊं के नाग मंदिर, कुमाऊं के नाग मंदिर। ठीक है, जैसे वीनाग, दूसरा वेरीनाग, तीसरा कालीनाग, चौथा वीनाग, वेरीनाग, कालीनाग, पिंगला नाग, ठीक है, नाग है ये। ठीक है, पांचवा आपका शेषनाग, ठीक है, शेषनाग। तो इसमें से महत्वपूर्ण कौन से हैं आपके, यानी कि वीनाग और बेरीनाग जो महत्वपूर्ण है आपके कुमाऊं क्षेत्र में, वो महत्वपूर्ण कौन से हैं आपके, दो हैं, यानी कि वीनाग और बेरी नाग। ठीक है, ये दो नाग मंदिर के हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए साथियों। इस चीज को आप भी ध्यान रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा के जाखंडी देवी मंदिर में किसके वर्णन की पुष्टि मिलती है, तो यज्ञों के निवास की पुष्टि मिलती है। तो अल्मोड़ा के जाखंडी देवी मंदिर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि अल्मोड़ा के जाखंड देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि मिलती है, किसको बोलेंगे, यज्ञों की, यानी कि यज्ञों की। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों फिलहाल ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है साथियों, और कुछ आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों के नाम देता हूँ मैं यहाँ पे, जो आपके नंदा देवी जैसे मैंने बोला था, वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे रहा हूँ। उस चीज को भी आप नोट कर लेना। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो तब तक के लिए, है ना। मैं तब तक के लिए थोड़ी सी पानी वानी पी लूँ, है ना, तो आप इस चीज को भी ले लो। तो साथियों ये तो इस तरीके से है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है। वो क्वेश्चन है कि रामायण काल में जो है कुमाऊं के लिए क्या बोला जाता था, तो उत्तर का कौशल बोला जाता था। इस चीज को भी आप लास्ट बचाया हुआ है, इस चीज को भी आप लिख ही लो, यानी कि रामायण काल में कहाँ पे, यहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि रामायण काल में कुमाऊं के लिए क्या बोला जाता था, उत्तर कौशल, यानी कि उत्तर कौशल। ठीक है साथियों, ये बोला जाता था। अब कुछ चुनौतियां देता हूं मैं आपके, कुछ हाइटें देता हूं मैं आपको, जो इस प्रकार से, वैसे तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ूंगा साथियों तभी दे दूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है साथियों, जैसे मैंने लिखाया था, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल बताया था, उसके बारे में कहाँ में क्या बोला गया है, यानी कि उसमें अथर्व ब्रह्मांड में कौस्तुकी में क्या बोला गया है, या फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो भी मैंने पढ़ा है यहाँ पे, और कर्णाश्रम कहाँ है, या फिर गढ़वाल क्षेत्र पढ़ा है, या फिर कुमाऊं क्षेत्र पढ़ा है आपका, है ना। तो
इन चीजों को आप बड़े प्यार से अपना नोट्स बनाएंगे। जहां जहां जो मैंने चीज बोली है वहां वहां मैंने लिखा रखी है। और ये मत सोचना कि सर आप इतना कुछ क्यों लिखा रहे हैं। देखो 1 घंटे की भले ही क्लास बने, लेकिन प्रॉपर डिटेल से आपके लिए इसमें। और हाँ, इसी चीज का मैं आपको मैराथन क्लास भी दूंगा साथियों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप प्रॉपर नोट्स बनाओ जैसे मैंने बना रखा है एक तरीके से, फिर उसके बगल में ये, उसके बगल में, यानी कि ये यहाँ पे आप एक तरीके से बनाना। देखो यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र लिखना, यहाँ पे अपना गढ़वाल क्षेत्र लिखना, यहाँ पे कुछ जो मैंने बताया इसमें क्या बोला जाता है। जैसे महाभारत में श्रीनगर को क्या बोला जाता है, सुबौध क्षेत्र बोला जाता है। प्राचीन काल में 2 हुआ करते थे, सिद्धपीठ हुआ करते थे आपके। ठीक है, तो इस चीज की यानी कि इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, अब कुछ चुनटियों के नाम आपके लिए हैं। ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आप लोगों ने ये देख लिया होगा। चलो विद इन सेकंड के अंदर 2 मिनट के अंदर आपके लिए कुछ चोटियों के नाम, कुछ पर्वतों के नाम, यानी कि पर्वतों के नाम तथा ऊंचाई। ठीक है, इनके नाम तथा ऊंचाइयां। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले ऊंची चोटी कौन सी यहाँ पे नंदा देवी है, यानी कि नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट क्या है, तो 7, 8, 1, 7। आप सबको पता ही होगा ये। ठीक है, स्थित कहाँ है, ये चमोली में। ठीक है, स्थित आपको पता ही है। दूसरा होता है आपका कामेट। कामेट क्या है, कामेट की आपकी 77, 56। तीसरा होता है मेरे त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत। ठीक है, तो त्रिशूल पर्वत की हाइट क्या हो जाएगी, 71, 20 है। अगली जो आएगी मेरी, वो आएगी मेरे हाथी पर्वत, यानी कि हाथी पर्वत। हाथी पर्वत क्या है, 6, 7, 2, 7। नीलकंठ, नीलकंठ की हाइट हो जाएगी आपकी 6, 5, 9, 7। ठीक है, 6, 5, 9, 7। गौरी पर्वत, गौरी पर्वत। ये आती है आपकी पर्वतों की हाइट। ठीक है, 6250। ठीक है, ये सारी मीटर में है, याद रखना यार। मीटर 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 मीटर। ठीक है, जैसे गौरी पर्वत हो गया आपकी। अगला आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, वो कौन सा होगा आपका, यानी कि बद्रीनाथ। ठीक है, यानी कि बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ की क्या हो जाएगी आपकी, याद रखना, बद्रीनाथ की आपकी 71, 40 हो जाएगी, यानी कि 71, 40 हो जाएगी। ठीक है साथियों, और हाँ, अगली जो हाइट हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी नंदा घूमटी की, यानी कि नंदा घूमटी। अब बताइए इधर आपके नंदा घूमटी कहाँ पड़ती है, और नंदा घूमटी से कौन सी नदी निकलती है, वो चीज भी आप याद रखना। मुझे बता देना जरा कमेंट में कि नंदा घूमटी कहाँ से निकलती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि 6309। ठीक है, ये नंदा घूमटी की है। और जो आपके गंधमागंध पर्वत, यानी कि गंधमागंध पर्वत, तो गंधमागंध पर्वत की हाइट क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर जी 69 और 6984, यानी कि 6984, यानी कि 6984। ठीक है, जो आप गए नारायण पर्वत, यानी कि नारायण पर्वत की, तो नारायण पर्वत की हाइट क्या हो जाएगी, बोलेंगे सर जी नारायण पर्वत की 59 और आपका 65, यानी कि 5965। ये आपकी नारायण पर्वत की हाइट हो जाएगी आपकी। ठीक है साथियों, और आपकी जो कुछ हाइटें छुट्टी होंगी, जैसे आपकी ये सारी लिखवा दी मैंने है ना। सतोपंथ की हाइट छुट गई, यानी कि सतोपंथ। तो सतोपंथ क्या हो जाएगी सतोपंथ की, तो सतोपंथ की हाइट हो जाएगी 7084। ठीक है, यानी कि 7084 हो जाएगी, है ना। और जो आपकी कुछ और छुट्टी होंगी, याद कर लीजिए जरा कौन सी हाइट छुट्टी है। तो अभी छुट्टी है नीलकंठ की हो गई है। नर पर्वत, नर पर्वत की क्या हो जाएगी, यानी कि नर पर्वत की हाइट जो हो जाएगी वो 58 आपके 58 और 31 हो जाएगी, यानी कि नर पर्वत की हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 58, 31। कुछ हाइटें हैं, जैसे अब आपकी सम इंपॉर्टेंट हाइटें छुट्टी होंगी, जैसे बंदर पूंछ की हो गई, शायद 64 कुछ हो जाती थी, 6300 कुछ हो जाती थी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बता दूंगा। जैसे फूलों की घाटी की हो गई। तो साथियों ये कुछ हाइटें थी जो पेपर में आती हैं और मैच करने के लिए आती हैं। बताओ कौन से पर्वत की कौन सी हाइट है ना। अब आपसे कुछ 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, या 4 क्वेश्चन दूंगा, आप इन पर्वतों के नाम बताना ये कहाँ है। नंबर 1, जैसे आपका गुन्नी पर्वत कहाँ है ना, गुन्नी पर्वत। तो गुन्नी पर्वत कहाँ है, एक चीज आप ये बताएंगे। दूसरा सर बताएंगे कि जय विजय पर्वत कहाँ है। ठीक है, गुन्नी पर्वत कहाँ है आपका, जय विजय पर्वत है। चौखंबा पर्वत कहाँ है, ठीक है, यानी कि चौखंबा
पर्वत कहाँ है, यानी कि चौखंबा पर्वत कहाँ है आपका। अच्छा, जो और एक और छूट रहा है मेरा, कौन सा है, गुन्नी पर्वत हो गया, चौखंबा पर्वत हो गया, नंदाकोट हो गया, नंदाकोट पर्वत, हाँ ठीक है, यानी कि नंदाकोट पर्वत। अरे ये 2 डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं वो चीज आप बता देना है। नंदाकोट या नंदकोट आ जाएगा, ठीक है, नंदकोट यानी कि नंदकोट, ठीक है, नंदकोट पर्वत, ये 2 डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है, वो कहाँ पे है आपकी, ठीक है। और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये सारी बता देना। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और मिलते हैं ऐतिहासिक काल के साथ। आपको ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, है ना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।